वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर, विच इज द पार्ट ऑफ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। दोस्तों इंपॉर्टेंट कमिटीज देख रहे हैं और यहाँ पर लास्ट वीडियो में हमने म्यूचुअल फंड के लिए सेबी सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया गया, यहाँ तक देखा था। अब इसके आगे देखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई जहाँ पर नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड डिफॉल्टरों के आदेश को निष्पादित करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त समिति नियुक्त की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ये समिति बनाई गई है। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने उन डिफॉल्टरों से पैसे की वसूली के लिए बॉम्बे हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त एक न्यायाधीश हैं प्रदीप नंदराजोग, इनकी अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। ये समिति करेगी क्या? जो नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड है उनसे मनी डिक्री प्राप्त करेगी, उनके खिलाफ कार्यवाही करेगी और मनी डिक्री प्राप्त है जिनसे। तो यहाँ पर ये जो समिति है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बनाई गई है, अभी एक उच्चाधिकार समिति है। सेबी ने 18 सदस्यीय माध्यमिक बाजार सलाहकार समिति का भी पुनर्गठन किया है। नियामक की वेबसाइट पर उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार 18 सदस्यीय सलाहकार समिति की अध्यक्षता अब सेबी के पूर्वकालिक सदस्य जी महालिंगम करेंगे। इससे पहले पैनल में 17 सदस्य थे, जिसको हमने पढ़ा था पहले। इसके पहले जो पार्ट्स हम पढ़ चुके हैं उसमें ये 17 सदस्यीय समिति सेबी ने बनाई, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। अब ये समिति जो है इसका पुनर्गठन किया गया है और ये 18 सदस्य यहाँ पर हो गए हैं। इसकी अध्यक्षता सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच कर रही थी। जो 17 सदस्यीय समिति थी उसकी अध्यक्ष कौन थी? माधवीपुरी बुच थी। फिर 18 सदस्य बन गई और इसके अध्यक्ष बन गए जी महालिंगम। बाजार सुरक्षा, दक्षता और पारदर्शिता में सुधार के लिए पूंजी बाजार नियामकों को सिफारिशें करना ये समिति का कार्य होगा। इसके बाद अगली समिति है, सेबी ने पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों के लिए सलाहकार समिति का गठन किया। अब ये जो समिति है ये सेबी ने प्रतिभूति बाजार में पर्यावरण, सामाजिक और शासन से संबंधित मामलों की सलाह देने के लिए बनाई है। समिति की अध्यक्षता एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ नवीन मुनोत करेंगे, तो ये इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। ये समितियां जो हैं एग्जाम में पूछी जाती हैं, इसलिए बस 1 से 2 बार वीडियो को ध्यान से देख लें, आपको याद रह जाएगा कि कौन सी समिति किस लिए बनाई गई। प्रीलिम्स लेवल पर आपसे बस समितियों का विषय पूछा जाता है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा उसके अध्यक्ष, तो ये आपको याद रहेगा आराम से। बस आप 1 से 2 बार ध्यान से वीडियो को देख लें, ज़्यादा आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। और इतनी सारी समितियां हैं, रटा भी नहीं जा सकता, बस आपको याद रह जाएगा अगर आप बार बार वीडियो को देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो। या फिर आप अलग से नोट्स भी बना सकते हैं, ये वाली जो समिति है ये किस लिए बनी और इस समिति का अध्यक्ष कौन रहा। तो ये जो है आपके जो सिनॉप्सिस कहलाते हैं या फिर शॉर्ट नोट्स कहलाते हैं, एग्जाम के समय में, अंतिम समय में पढ़ने में काम आएंगे और वहाँ से अगर आप रिवीजन कर लेंगे तो एग्जाम में आपसे बन जाएगा। तो सीधी सी बात है, बस ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, देखना है। थोड़ा सा बोर लग रहा होगा, बोरियत तो महसूस हो ही रही होगी, लेकिन फिर भी आप बस ध्यानपूर्वक देखिए, आपको सब्जेक्ट याद रहेगा। अगली समिति हम देख रहे हैं, आरबीआई ने बैंकों, एनबीएफसी में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा के लिए एक पैनल का गठन किया है। भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसके पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो ने मई 2022 में आरबीआई विनियमित संस्थाओं में ग्राहक सेवा मानकों की समीक्षा करने के लिए और आरई में ग्राहक सेवा की स्थिति और ग्राहक सेवा नियमों की पर्याप्तता की जांच करने और समीक्षा करने के लिए एक समिति बनाई। तो आरबीआई जो ग्राहक सेवा देती है उसके जो मानक निर्धारित हैं उनकी समीक्षा करनी है, उसकी जांच करनी है, उसकी पर्याप्तता की जांच करनी है, ये समिति ये काम करेगी। ये जो समिति है बीपी कानूनगो ने ये समिति का गठन किया है, आरबीआई के द्वारा ये समिति बनाई गई है। समिति का जनादेश ग्राहक सेवा में सुधार के उपायों को सुझाव देना भी है, तो ये समिति के कार्य बता दिए। अगली समिति है अंतर्राज्य परिषद की स्थायी समिति। केंद्र सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्ष के रूप में अंतर्राज्य परिषद की स्थायी समिति का पुनर्गठन किया, तो ये पुनर्गठित की गई है, यानी कि पहले से ये बनी थी, फिर से इसका गठन कर दिया। अंतर्राज्यीय परिषद में देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए काम करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्ष और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री साथ ही साथ 6 केंद्रीय मंत्रियों के सदस्यों के रूप में पुनर्गठित की गई है। तो इस समिति का पुनर्गठन किया गया, अध्यक्ष के रूप में नरेंद्र मोदी जी शामिल रहे, राज्यों के मुख्यमंत्री है और 6 केंद्रीय मंत्री भी इसके अंदर है। ठीक है, अंतर्राज्य परिषद की स्थायी समिति, इसका काम क्या है? देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना और समर्थन के लिए काम करना। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और समिति बनाई, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों के प्रबंधन के लिए प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति नियुक्त की है। 18 मई 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के मामलों का प्रबंधन करने और राष्ट्रीय खेल संहिता और आदर्श दिशा निर्देशों के अनुरूप इसके संविधान को अपनाने के लिए शीर्ष अदालत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है पूर्व न्यायाधीश AR दवे की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनाई।
प्रशासकों की 3 सदस्यीय समिति में पहले 2 सदस्य पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त थे, डॉक्टर एस बाई कुरैशी और सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति दवे। इनके अलावा भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली भी इसमें शामिल होंगे। तो ये 3 सदस्य कौन कौन हो गए? एक तो डॉक्टर एस बाई कुरैशी हैं, एक जो है दवे हैं और AR दवे जो कि पूर्व न्यायाधीश हैं। इसके अलावा इसमें हॉकी जो फुटबॉल टीम है, फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भास्कर गांगुली भी शामिल है। तो ये 3 सदस्य हैं। इसके बाद उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में बहुचर्चित समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड जो होता है UCC जिसको कहते हैं, इसको लागू करने के लिए एक 5 सदस्यीय मसौदा समिति का गठन करने की घोषणा की है। सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो है रंजना देसाई, जो वर्तमान में भारत के परिसीमन आयोग के प्रमुख भी हैं, ये समिति के अध्यक्ष होंगे, समिति के प्रमुख हैं। समिति के अन्य सदस्य में दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रमोद कोहली रहेंगे, राज्य के पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिन्हा रहेंगे और मनु गौड़ और साथ ही साथ सुरेखा डंगवाल, ये सब इसमें शामिल रहेंगे। तो ये जो अगर आपसे पूछा जाए समान नागरिक संहिता के लिए लागू करने के लिए हाल ही में एक 5 सदस्यीय समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया है, तो उत्तराखंड राज्य ने किया है। ये चीज़ भी आपसे पूछ सकते हैं। इसके बाद सेबी ने स्टॉक एक्सचेंज के शासन को मजबूत करने के लिए एक पैनल का गठन किया है। सेबी ने पूर्व जो है पूर्णकालिक सदस्य जी महालिंगम की अध्यक्षता वाली समिति ने MII स्टॉक एक्सचेंज डिपॉजिटरी और क्लियरिंग कॉरपोरेशन और इसके KMP के कामकाज के विभिन्न पहलुओं की निगरानी के लिए प्रभावी मैट्रिक्स विकसित करने के उपाय सुझाए हैं। नियामक ने अप्रैल 2022 में मौजूदा शासन ढांचे की समीक्षा करने और MII में शासन मानदंडों को मजबूत करने के लिए सिफारिशें करने के लिए एक समिति का गठन किया था। तो ये जो समिति है सेबी ने बनाई, स्टॉक एक्सचेंज के शासन को मजबूत करने के लिए पैनल का गठन किया है। इसके बाद अगला जो देख रहे हैं, अगली समिति है IT मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर मिशन को चलाने और मार्गदर्शन करने के लिए एक 17 सदस्यीय समिति का गठन किया। अब ये IT मंत्रालय के द्वारा बनाई गई है। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ये समिति के अध्यक्ष रहेंगे और इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर, ये इसके उपाध्यक्ष रहेंगे। ये जो समिति है इसमें सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए की सेमीकंडक्टर मिशन को चलाने और मार्गदर्शन करने के लिए इस समिति का गठन किया है। 17 सदस्य इसमें रहेंगे। अगली समिति है किसान कल्याण मंत्रालय ने एक 29 सदस्यीय समिति बनाई। ये समिति क्यों बनाई? ये समिति का जो है इसका गठन जुलाई 2022 में किया गया। संजय अग्रवाल समिति इसका नाम हो जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है MSP, इसको और अधिक प्रभावी बनाना है और अधिक पारदर्शी कैसे बनाया जाए और शून्य बजट पर आधारित खेती के संवर्धन के तरीके की समीक्षा करने के लिए समिति बनाई गई है। तो ये सारे कार्य इस समिति को सौंपे गए हैं। संजय अग्रवाल इस समिति के प्रमुख है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे जो परियोजना है इसके लिए विशेषज्ञ समिति का पुनर्गठन किया है। सुप्रीम कोर्ट जो है ने अप्रैल 2022 में ये समिति बनाई इसकी निगरानी करने के लिए। समिति ने में पहले नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा 12 सदस्य जो है शामिल थे, 12 विशेषज्ञ इसमें शामिल थे। पर्यावरण और वन मंत्रालय के महानिदेशक चंद्र प्रकाश गोयल अब इस विशेषज्ञ समिति के प्रमुख हैं, जिसकी अध्यक्षता पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू कर रहे थे। तो ये समिति जब बनी यानी कि अप्रैल 2022 में इसका गठन किया गया तो सुखबीर सिंह संधू इसके अध्यक्ष थे, लेकिन अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? चंद्र प्रकाश गोयल इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। सेबी ने अपने मार्केट डेटा एडवाइजरी के लिए एक समिति बनाई, कमेटी का पुनर्गठन किया है। सेबी ने अप्रैल 2022 में बाजार डेटा पर सलाहकार समिति का पुनर्गठन किया, जो कि प्रतिभूति बाजार डेटा पहुंच और गोपनीयता जैसे क्षेत्रों से संबंधित नीतिगत उपायों की सिफारिश करेगी। पैनल की अध्यक्षता अब करेंगे MS साहू, पूर्व अध्यक्ष है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया IBBI के अध्यक्ष हैं, ये पूर्व अध्यक्ष है IBBI के, और ये इस पैनल की अध्यक्षता कर रहे हैं। पैनल में 21 सदस्य हैं और 20 सदस्यीय समिति की अध्यक्षता, पहले जब समिति का गठन किया गया तो 20 सदस्य थे और उस समय अध्यक्ष कौन थे? सेबी के पूर्व पूर्णकालिक सदस्य माधवी पुरीबुच, ये इसके अध्यक्ष थी। अब ये समिति 21 सदस्य वाली हो गई, 21 सदस्यों का ये पैनल बन चुका है और इसके अध्यक्ष अब कौन है? MS साहू। क्लियर है? तो यहाँ पर हमने कुछ समितियाँ देखी, इसके आगे कुछ और समितियाँ देखेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपसे भी चैनल के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक पहुँचते रहें। UPPSC प्रीलिम्स को टारगेट कर ये पूरा आपकी सीरीज चल रही है। आप यहाँ पर अगर आप BEO का एग्ज़ाम भी देने वाले हैं, आप BEO की तैयारी भी कर रहे हैं, या फिर आप BDO का एग्ज़ाम देने वाले हैं, या फिर आप UPSSC के तहत होने वाला जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, RO की परीक्षा आपको देनी है 2023 में, ठीक है, या फिर आप UPPSC प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हैं जो 14 मई को एग्ज़ाम होगा आपका, ठीक है। इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं तो आप ये जो है सीरीज़ को कवर कर सकते हैं, इस सीरीज़ से आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको
मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट कवर करवाए जाएंगे। सारी समितियां जो हैं जिनसे प्रश्न पूछा जाता है, नई और पुरानी कैसी भी हों, उनको कवर करवाया जा रहा है। तो काफ़ी सारी पुरानी समितियों को हम देख चुके हैं। अब जो 2022 से 2023 के बीच में समितियों का गठन हुआ है उनको कवर कर रहे हैं। कुछ समितियां और बाकी है, 1 से 2 पार्ट मुश्किल से रह गए हैं, तो वो भी जल्दी ही हो जाएंगे। उसके बाद हम कोई और नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट स्कीम्स भी चल रही हैं, उनको भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। काफ़ी सारी स्कीम्स हमको पढ़ना है, कुछ हमने देख ली हैं और अभी काफ़ी सारा इसका मेजर पार्ट बचा हुआ है जिसको हम कवर कर लेंगे। डेली शॉर्ट वीडियो के फॉर्म में आपको ये मिलता है, तो आप डेली 5 से 7 मिनट देकर आराम से इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसको बिल्कुल स्किप ना करें। ये 2-3 वीडियो आपको ऑनलाइन एग्जाम प्रिपरेशन पर देखने को मिलते हैं, इसको आप अपना कवर करते जाएं और अपने सिनॉप्सिस बनाते जाएं, नोट्स बनाते जाएं, ताकि एग्जाम के टाइम पर रिवीजन में वो काम आ जाएंगे। और या चाहें तो आप 1 से 2 बार वीडियो देख सकते हैं। एक बार नॉर्मल स्पीड में देख लें, एक बार फास्ट स्पीड में देख लें, तो आपका रिवीजन हो जाएगा। इसके अलावा यूपीजी के आपका ऑलमोस्ट हो चुका है, 1-2 टॉपिक बाकी है, तो ये भी कंप्लीट हो जाएगा। आर्ट एंड कल्चर पूरा हो चुका है, आर्ट एंड कल्चर के सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो इसको जो है आप रिवीजन कर लें। जिन्होंने साथ साथ देखा है तो वो रिवीजन कर लें अभी से ही, 1 से 2 बार रिवाइज कर लें सारे वीडियोस को, तो एग्जाम में उनसे प्रश्न आराम से बन जाएगा। कैसा भी प्रश्न आ जाए आर्ट एंड कल्चर के पार्ट से, वो बन जाएगा उनसे। सारा आपको कंटेंट अवेलेबल है आप चैनल पर। इसके अलावा अभी हम जो पढ़ रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ रहे हैं जो कि आपके यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर हम टॉपिक देखते हैं, टॉपिक से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो देखते हैं। उसके अलावा उससे रिलेटेड प्रश्न कैसे एग्जाम में पूछा जाता है वो भी देखते हैं। तो ये जरूर आप सीरीज़ को कवर करें, इस सीरीज़ को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर आप प्रीलिम्स की परीक्षा देने वाले हैं या फिर आप यूपीपीएससी के तहत होने वाला कोई भी एग्जाम देने वाले हैं, तो इसको जरूर आप देखते जाएँ, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। क्लियर है। इसके अलावा अब हम जो है आर्ट एंड कल्चर हमारा कंप्लीट हो गया है, तो 1 से 2 दिन में आर्ट एंड कल्चर के हम MCQ सॉल्व करेंगे, तो आपका इससे भी रिवीजन हो जाएगा। और जैसे जैसे एक सब्जेक्ट का हमारा कंटेंट कंप्लीट होता जाएगा, स्ट्रेटेजी के हम कवर कर लेंगे, उसके MCQ की सीरीज स्टार्ट हो जाएगी और MCQ से आपकी जो है प्रैक्टिस अच्छी खासी होने लगेगी। और अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का फ्री प्रैक्टिस क्विज वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। SCS क्विज नाम से टेलीग्राम ग्रुप है और इसका यूट्यूब चैनल भी है। आप चाहे तो यूट्यूब पर जाकर वीडियो भी देख सकते हैं या फिर टेलीग्राम पर जाकर क्विज सॉल्व भी कर सकते हैं। करंट अफेयर के, GK GS के हर एक एग्जाम के क्विज यहाँ पर लगवाए जाते हैं, तो उसको जरूर सॉल्व कर लें, उससे अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। और यूपीपीएससी प्रीलिम्स के लिए 3 मार्च को इसका नोटिफिकेशन आया, 3 अप्रैल तक फॉर्म फिल किए जाएंगे। परीक्षा आपकी 14 मई को है, तो आज से देखा जाए तो 60 दिन शेष हैं, लगभग 60 से 65 दिन शेष है। तो 60 से 65 दिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप 60 दिन का क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का, SCS का जो है क्रैश कोर्स चालू हो चुका है 4 मार्च से। 4 मार्च यानी कल से क्रैश कोर्स चालू हो गया है ये 60 दिन का। और यहाँ पर आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपको 780 पेज का मटेरियल दिया जाएगा और इतना मटेरियल पढ़कर आप आराम से कट ऑफ क्लियर कर लेंगे, सिलेक्शन ले लेंगे। पेपर चाहे इजी आ जाए, चाहे टफ आ जाए, चाहे मॉडरेट आ जाए, कैसा भी लेवल पेपर का हो, आप कट ऑफ तो क्लियर कर लेंगे। बस इतना मटेरियल आपको अच्छे से पढ़ना होगा, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। 60 डेज का क्रैश कोर्स चालू हो चुका है। ठीक है, कैसे ज्वाइन करना है डिस्क्रिप्शन में दी गई डिटेल को फॉलो कर लीजिए, सारे स्टेप्स दिए गए हैं। या फिर आप क्या कर सकते हैं, नंबर्स पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, इस पर भी आप अगर मैसेज करेंगे तो जानकारी आपको मिल जाएगी। अदरवाइज आप इन नंबर पर कॉल करके पूरी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, कैसे क्या बैच की जो प्राइजेज हैं वो रहेंगी या फिर क्या उसके बैच के जो है आपको बेनिफिट्स रहेंगे, सारा कुछ आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बैच की 2-3 कैटेगरी है। अगर आप चाहे तो सिर्फ 780 पेज का मटेरियल दे सकते हैं, जहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी। ठीक है, उसकी प्राइस थोड़ा कम रहेगी। अगर आप प्रैक्टिस क्विज लगाना चाहते हैं तो इसके साथ एडिशनल आपको प्रैक्टिस क्विज मिल जाएगी और आपको टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी, तो इसका कुछ अलग प्राइस रहेगा। और अगर आप पूरा गाइडेंस चाहते हैं, आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपको एक एक चीज़ बताई जाए, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब कितना पढ़ना है और कैसे क्या करें, तो सारा गाइडेंस आपको चाहिए। प्लस डिस्कशन ग्रुप आपको चाहिए। आपको 24/7 आवर्स में कोई भी डाउट आए आप वो पूछ पाएँ, वो आपका क्लियर हो जाए। तो इस प्रकार से अगर आप डिस्कशन ग्रुप ज्वाइन करते हैं तो उसका आपको अलग से बेनिफिट मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप पूछ सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन आप इन नंबर्स पर कॉल करके ले सकते हैं, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बस इतनी ही जानकारी देनी थी। जुड़े रहें चैनल के साथ और तैयारी अपने अच्छे से करें। 2023 का साल बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, इसलिए इस साल में सिलेक्शन ले लें। बिल्कुल भी इस साल में मेहनत करने से ना घबराएं, सिलेक्शन ले ही लें। चुनावी साल है, नहीं तो सब जानते हैं अब 5-5 साल में वैकेंसीज आती हैं, आती भी हैं, नहीं भी आती हैं, कुछ भरोसा नहीं है, तो फिर 5 साल के लिए टल जाएगी बात। इसलिए बस 2023 में बहुत मेहनत कर लें और सिलेक्शन ले लें।
ये आखिरी साल है, अंतिम आपका एग्ज़ाम होना चाहिए और सरकारी नौकरी आपके हाथ में होनी चाहिए। हमारा यही प्रयास है, हमारी पूरी टीम इसी तरीके से मेहनत कर रही है, तो आप भी मेहनत कीजिए और बस जुड़े रहें चैनल के साथ। आप सबका प्यार और सहयोग हमेशा मिलता रहे और आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।